हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएम ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था। कौन सी पार्टीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं और किस तरीके से उनको मान्यता मिल जाती है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियाँ बन जाती हैं। आज के हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज और हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास सामने 4 मेजर चैलेंजेस आते हैं, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल्स पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस एंड वोटर्स। पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नाम से ही आपको लग रहा है डेमोक्रेसी की कमी होना, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना, मतलब जो पार्टी है उसके अंदर प्रजातंत्र की कमी है। वो अपने जो लीडर्स हैं उनके पास क्या होती, जो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं उन्हीं के पास कुछ पावर क्या रहती है, रह जाती है। हर कॉमन इंसान, हर उसका पार्टी का मेंबर उस पार्टी को इंजॉय नहीं कर पाता है। उनके अंदर कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा मीटिंग नहीं होती है, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, कॉमन मेंबर्स होते हैं, जो उनके काम करने वाले बाकी मेंबर्स होते हैं, उनको सारी की सारी पार्टी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उनको सिर्फ अपनी पार्टी से रिलेटेड वर्क बताए जाते हैं जो उनको करना होता है। उनकी इच्छा, उनकी चॉइसेस, पार्टी के लिए उनकी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं वो मायने नहीं रह सकते हैं, और ना ही उनके डिसीज़न से पार्टी को कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही उनकी सोच को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम हमें हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमेशा उसमें स्प्लिट होते रहते हैं, पार्टीज़ में हमेशा तनाव होते रहते हैं। पार्टीज़ में हमेशा आप देखते होंगे मेंबर्स एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टीज़ में भी चेंज होकर के या शिफ्ट होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा, जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी गद्दी पर हमारे आगे आने वाले हमारे बच्चे या हमारे ही कोई रिलेटिव्स ही उस पर्टिकुलर पोजीशन को एंजॉय करें, ठीक है। और उसके लिए वो अनफेयर मीन्स को भी यूज़ करते हैं। उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती हैं वो हमेशा आपने देखा होगा कि उनके फैमिली मेम्बर्स को ही मिलती है। आप एग्जाम्पल्स के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पार्टी के जितने भी मेन पद हैं वो हमेशा क्या हो रहे हैं, एक के बाद उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स के हाथों में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मनी एंड मसल्स पावर में। मनी और मसल्स पावर मतलब पैसा और हम ताकत का किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे इलेक्शंस को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी तरीके के शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने से रुकती नहीं है। उनका मेन काम ये होता है कि बाय एनी हुक्स एंड क्रुक्स दे कैन विन द इलेक्शन, ठीक है। और समटाइम्स ये भी होता है कि दे कैन नॉमिनेट द कैंडिडेट्स ऑल्सो हु हैव द लॉट्स ऑफ मनी। कभी कभी इसलिए वो लोग रिच पीपल, रिच जो कंपनीज़ के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो पार्टी को फंड देते हैं, उन्हीं के डिसीजंस के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और समटाइम्स ऑल्सो दे वर सपोर्टिंग द क्रिमिनल ऑल्सो, क्योंकि उनको लगता है उनकी पावर से उस एरिया में वो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इस वजह से आपने देखा होगा जितने कितने लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक अप्रोप्रिएट लीडर हैं और इस फील्ड में आकर के देश की सेवा भी करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ द यू कैन से सिस्टम दे डिड नॉट वांट टू मेक देयर कैरियर इन दिस एरिना। उसके बाद हम आ जाते हैं लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस की। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखते होंगे कि जो चॉइसेस हमको मिलती हैं क्या वो सही हैं, हमें अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स हमारे लीडर्स खड़े होते हैं वो क्या सही हैं हमारे लिए, हमारे सामने वोटर्स के सामने क्या चॉइसेस बहुत अच्छी हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव
पार्टी जो ब्रिटेन की है, उन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो लोगों को या तो ए पार्टी चुनना है या तो बी पार्टी चुनना है। बट भले ही हम कह सकते हैं आज के सिस्टम में हमें एक पॉइंट मिला है नोटा, जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम NOTA नोटा को भी दबा सकते हैं, मतलब जो चॉइसेस हमारे सामने थी वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी। बट पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं होता था। बट आप देखते हैं जब हम नोटा का बटन दबाते हैं तो हम अपने वैल्यूएबल वोट को तो देते हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी के पर्सन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह आता है हाउ कैन बी पार्टीज रिफॉर्म्ड। सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा, इलेक्शन के बाद अधिकतर लोग क्या करते थे, या कह सकते हैं पैसे के लालच में, सीट के लालच में, जो हमारे MPs होते थे, MLAs होते थे, वो कभी कभी अपनी पार्टीज़ को चेंज करते रहते थे। इसकी वजह से कि MLAs और MPs कैन नॉट चेंज देयर पार्टीज आफ्टर द इलेक्शन, इस तरीके का एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है कि इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव्स वर चेंजिंग देयर पोजीशन ओके ड्यू टू द इंडल्जिंग इन द डिफेक्शन, तो उनको अपनी पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, उनको अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शंस में लड़ते हैं उनको एफिडेविट फाइल करना होता है। एफिडेविट फाइल करने का मतलब होता है आपको अपनी पूरी रिटन यू कैन से जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास जितना भी एसेट है, उसको आपको अपनी साइनिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको इलेक्शन लड़ते समय सबमिट करना पड़ता है। जो आपका एक साइनिंग डॉक्यूमेंट आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है वही आपका एफिडेविट कहलाता है। आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, और किस तरीके से, इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो सब पर बाकायदा नज़र रख सकता है।